हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू। आज अकबर के चैप्टर में हमारा जो मुख्य एम्फेसिस है वो अकबर की सैन्य व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था पर है। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने अकबर के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी थी, जिसमें अकबर के गद्दी पर बैठने के समय उसकी कठिनाइयाँ, उनका कैसे निराकरण किया, इसके साथ ही तत्कालीन वास्तुकला, चित्रकला, उसके समय के साहित्यकार, इनके विषय में जानकारी दी थी। आज का हमारा टॉपिक है अकबर की सैन्य व राजस्व व्यवस्था। अकबर मुग़ल शासकों में सर्वश्रेष्ठ था और भारतीय शासकों में सम्मानित व महान पद का अधिकारी है। वह एक कुशल व प्रतिभाशाली सेनापति था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे सैन्य अभियानों में सफलता मिली। अकबर की अगर हम सैनिक व्यवस्था या सैनिक प्रबंध देखते हैं तो वो अपने पूर्ववर्ती शासकों से काफ़ी भिन्न थी। यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं मनसबदारी प्रथा और किस प्रकार उसने सैन्य व्यवस्था करी कि अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अकबर ने मुग़ल सेना को एक नए रूप में संगठित किया। उसने सेना का संगठन मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर किया। मनसब शब्द से स्थान और पद का अर्थ निकलता है। मनसबदार शाही सेना के अंतर्गत उच्च पदाधिकारी होते थे। हालांकि ये जो मनसब थे ये 10 से लेकर और आगे चलकर प्रारंभ में 10,000 तक और बाद में 12,000 तक दिए जाते थे। मनसबदारी का सर्वोच्च दर्जा प्रारंभ में 10,000 था, जो कि शासन के अंतिम वर्षों में 12,000 का बना दिया गया। राजा मानसिंह, मिर्जा अजीज़ कोका व कुछ अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों को 6,000 के मनसब प्राप्त थे। प्रारंभ में 5 और बाद में 8,000 और उससे ज़्यादा के मनसब शाही घरानों के लिए रक्षित रखे जाते थे। मनसबदार अपने सैनिकों की भर्ती के लिए पूर्ण स्वतंत्र थे। अकबर ने संपूर्ण मनसबों को 66 श्रेणियों में विभाजित किया था, लेकिन अबुल फजल ने 33 श्रेणियों का ही वर्णन किया है। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में अंतिम वर्षों में जात एवं सवार के पद प्रदान किए। प्रत्येक मनसबदार को एक साथ जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, परंतु इनके अर्थ के विषय में अलग अलग मत हैं। सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अकबर ने घोड़ों को दागने और उनका हुलिया रखने की व्यवस्था, सैनिकों की हुलिया रखने की व्यवस्था करी। प्रत्येक घोड़े पर एक शाही निशान और एक मनसबदार का निशान लगाया जाता था। अकबर के अधीन 5 प्रकार की सेनाएं थीं। पहली, अधीनस्थ राजाओं की सेना, मनसबदारों की सेना, दाखिली सेना, अहदी सेना और स्थायी सेना। अधीनस्थ राजाओं की सेना को शाही खजाने से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती थी। उनका संपूर्ण व्यय अधीनस्थ राजा वहन करते थे। दाखिली सेना का काम आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना था। अहदी सेना सम्राट की सर्वाधिक विश्वसनीय कुलीन वर्ग के लोगों की उच्च वेतन प्राप्त सेना थी। इन्हें सीधे सम्राट से आदेश मिलता था। स्थायी सेना का संचालन स्वयं सम्राट करता था। अकबर की सेना के प्रमुख 5 भाग थे: घुड़सवार, पैदल सेना, हाथी सेना, तोपखाना और नौसेना। घुड़सवार सेना सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। उसकी हस्ती सेना में 5,000 प्रशिक्षित हाथी थे और अकबर का तोपखाना काफ़ी विशाल था। जैसे कि आपको पता ही है कि मुग़लों में बाबर ने तोपखाने का सबसे पहले प्रयोग किया था। यही आगे चलता हुआ तोपखाना मुग़लों की विजय में सहायक हुआ। अकबर की नौसेना भी थी, लेकिन वो बहुत उच्च श्रेणी की नहीं थी, बल्कि पुर्तगालियों की सेना उससे ज़्यादा अच्छी थी। अब सैन्य व्यवस्था के बाद हम बात करते हैं भूप्रबंध या राजस्व व्यवस्था की।
भूमि कर तथा लगान ही राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। राजतंत्र में ये भूमि कर जो होता है वो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसी तरह अकबर के शासनकाल में भी यही राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। अकबर ने शेरशाह द्वारा स्थापित भूमि व्यवस्था को आवश्यक संशोधन व सुधारों के साथ अपनाया। टोडरमल की सहायता से भूमि की पैमाइश कराकर भूमि के क्षेत्रफल व उपज के आधार पर भूमि कर निर्धारित किया। टोडरमल ने भूमि प्रबंध व राजस्व सुधार हेतु निम्न प्रयास किए। उसका पहला जो प्रयास था कि भूमि की पैमाइश हेतु 40 अंगुल के गज का प्रयोग किया गया। इस हेतु लोहे के दल्लों से जुड़ी बांस, जिसे इलाही गज कहा गया, का प्रयोग किया गया। प्रारंभ में ये जो पैमाइश होती थी ये रस्सी के जरीब से होती थी, लेकिन रस्सी के जरीब के सिकुड़ने और फैलने की शिकायत रहती थी, इसलिए अकबर ने अपने समय में इलाही गज का प्रयोग कराया। बीघा जो था उस समय वो 3600 वर्ग गज का निश्चित किया गया। राजस्व निर्धारण के लिए भूमि का वर्गीकरण किया गया। प्रत्येक परगने में लगान वसूली का काम किरोड़ी नामक अधिकारी को सौंपा गया। भूमि के उपजाऊपन व कृषि की निरंतरता के आधार पर भूमि को निम्न वर्गों में विभक्त किया गया। पहला, पोलज। ये जो पोलज होती थी ये सर्वोत्तम भूमि मानी जाती है, जिसमें वर्ष में 2 बार फसल होती थी और राज्य को प्रतिवर्ष इससे राजस्व प्राप्त होता था। दूसरी प्रकार की भूमि थी परती। ये कुछ दिनों के लिए बिना काश्त के खाली छोड़नी पड़ती थी ताकि वह पुनः उर्वरक बन सके। थर्ड, चाचर या झज्जर। यह भूमि लगातार 3-4 वर्ष बिना काश्त के खाली छोड़ी जाती थी। और फोर्थ प्रकार की जो भूमि थी वो बंजर भूमि। यह भूमि अत्यंत निम्न श्रेणी की मानी जाती थी, जिसे 5 या अधिक वर्षों के लिए पड़ती या बिना काश्त के खाली छोड़ना पड़ता था। अब कि राजस्व व्यवस्था में उसने और क्या सुधार किए कि 1580 में देहसाला प्रबंध या जब्ती व्यवस्था उसने लागू की। इस व्यवस्था में पिछले 10 वर्षों में अलग अलग भूमि के अलग अलग फसलों का लगान तय करने का मापदंड बनाया गया। किसान से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था, लेकिन ये जो देहसाला पद्धति थी ये लाहौर से इलाहाबाद और मालवा व गुजरात में ही लागू की गई। अन्य क्षेत्रों में बटाई अथवा गल्ला बख्शी जो होता था ये राज्य और किसान के बीच निश्चित अनुपात में फसल का बंटवारा होता था। और नष्क या कनकूत, इसमें किसानों द्वारा गत वर्षों में दी गई लगान के आधार पर अनुमानित लगान जो होता था वो उससे लिया जाता था। किसानों को राहत पहुंचाने व कृषि विकास हेतु भी अकबर के समय में, या हम कहें कि टोडरमल की व्यवस्था में, कदम उठाए गए। किसानों को जमीन का स्वामित्व प्रदान किया गया। आकस्मिक विपदा में लगान को घटाने व माफ़ करने की भी व्यवस्था की गई। अकबर के इन सुधारों का राज्य की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ा। राजकीय आय में लगान के अतिरिक्त राज्य को सीमा शुल्क, आंतरिक व्यापार शुल्क, चुंगी, टकसाल, जुर्माना, युद्ध में लूटी हुई संपत्ति, करद राज्यों एवं मनसबदारों से नजराना, कारखानों, लावारिस संपत्ति एवं गड़े हुए धन से भी आमदनी प्राप्त होती थी और ये राज्य की आमदनी के स्रोत थे। राजकीय आय का बड़ा भाग प्रशासनिक सेवा और जनहित के कार्यों पर व्यय होता था। तो ये अकबर की सैन्य और लगान व्यवस्था का एक संक्षिप्त परिचय था। मुझे उम्मीद है कि आप इन पॉइंट्स के माध्यम से इस व्यवस्था को समझने में सक्षम होंगे। थैंक यू।